हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत 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 ज़्यादा यूजफुल है। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप सभी इस चैप्टर से भली भांति परिचित होंगे। आईआईटी जेई के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसी का चैप्टर का अगर एक चैप्टर और प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्स कर दिया है तो अक्सर क्वेश्चन एडवांस में पूछ लिए जाते हैं, मेंस में भी पूछ लिए जाते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को प्लस प्रोबेबिलिटी को साथ में ले लिया उसने, या फिर कई बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को किसी दूसरे चैप्टर के साथ में ले लेता है। तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा चैप्टर हम शुरू करते हैं फॉर्मूले के बिना, फिर धीरे धीरे थोड़ा फॉर्मूले से पढ़ते हैं। फिर बेसिकली इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए हमें चाहिए होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा। ठीक है, हमें यहाँ पे लॉजिकली सोचना होता है कि भाई इस चैप्टर में जब हम करने जा रहे हैं तो किन केसेस को हमें कंसिडर करना होगा, किन को हमें निकाल देना होगा। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होगी इस पूरे चैप्टर में। जो मेन टर्म्स है जिनमें बच्चे कई ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिपेंडेंट टास्क क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट टास्क क्या होते हैं, कब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, कब एडिशन लगेगा, इन सब चीज़ों पे मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। तो चलिए बिना देरी करे क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है, सबसे पहले यही लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बेसिक डिफरेंस है वो बताने वाला हूं। कई बच्चे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहते हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई इस क्वेश्चन में परम्यूटेशन लगाना है या फिर इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन यूज करना है। ये बहुत मोस्ट कॉमन डाउट होता है। आगे क्वेश्चन सोल्व करते हुए वो जो लोग इस चीज से कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे एडिशन लगाना है कि मल्टीप्लिकेशन लगाना है। पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे खड़े हैं और जब तक भैया खड़े हैं तब तक मुस्कुराते रहना है और पढ़ते रहना है। चलो, भैया भी खुद मुस्कुराते रहते हैं और पढ़ाते रहते हैं, और तो भैया से पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी सिर्फ एक ही बात कहूँगी, आप भी पढ़ते हो, मुस्कुराते हो। मुस्कुराने इसलिए भी जरूरी मान सकते हैं कि बस जरूरी है, आप ये मान लीजिए कि मुस्कुराना जरूरी है, तो जरूरी है तो मुस्कुराते रहिए। चलिए अब बिना देरी करे अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि परम्यूटेशन क्या होता है। देखो, चलो देखो, परम्यूटेशन में हमारा सबसे बेसिक जो आता है, अगर हम इस परम्यूटेशन वर्ड को आज के बाद याद करेंगे तो हम कहेंगे कि परम्यूटेशन मतलब रीअरेंजमेंट। परम्यूटेशन का क्या मतलब है? परम्यूटेशन का मतलब है रीअरेंजमेंट, यानी कि हम चीज़ों को कितने तरह से रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी अभी धीमे धीमे समझ में आएगा, टेंशन मत लो। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, आज के बाद आप कॉम्बिनेशन को याद रखना वर्ड सिलेक्शन से। अभी मैं विद एग्जांपल समझाता जाऊंगा। डे टू डे लाइफ में, रियल लाइफ में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो हमारा यूज है हम उसको भी समझते जाएंगे। चलो अब देखते हैं रीअरेंजमेंट में। सबसे पहले परम्यूटेशन में आप लोगों को समझाता हूं कि रीअरेंजमेंट कैसे है। जैसे मान लेते हैं एक हम वर्ड लेते हैं अमित। सपोज करो हमने एक नाम लिया अमित। ठीक है, अब अमित में कितने अल्फाबेट यूज हुए हैं? अमित में 4 अल्फाबेट यूज हुए हैं, AMIT। अब मैं आपसे पूछूं कि इन चारों अल्फाबेट का यूज करके, यानी कि जो अमित नाम है उसके वर्ड के अल्फाबेट का यूज करके हम कितने मीनिंग और मीनिंगलेस वर्ड बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इनको चेंज कर दूं, जैसे एक वर्ड ये बन सकता है MAIT। ठीक है, इसी तरह से मान लेते हैं एक वर्ड बन सकता है ATIM। ठीक है, हमने कहा मीनिंग और मीनिंगलेस दोनों चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि सर इस वर्ड का तो मीनिंग ही नहीं होता, नहीं, हम बस ये देखें कि कितने हम वर्ड बना सकते हैं। जैसे हमने एक वर्ड वो यहाँ पे लिख लेते हैं MITA। ठीक है, ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, इनकी पोजीशंस को रीअरेंज कर रहे हैं, है ना। पहले यहाँ पे AMIT था, फिर हमने रीअरेंज करके MAIT किया, फिर हमने रीअरेंज करके ATIM किया। तो ये हम क्या कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं अल्फाबेट का। तो यही जो हम कर रहे हैं यही परम्यूटेशंस है। तो इसी क्वेश्चन को वो पूछता है कि अमित अल्फाबेट के अमित वर्ड के अल्फाबेट्स का यूज करके आप कितने नए वर्ड बना सकते हैं। अब यही चीज मदद करने आता है परम्यूटेशन। अब हमने यहाँ से बनाना तो शुरू किया। अब मैं आप लोगों से पूछूं क्वेश्चन कि चलो हम ऐसे टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं AMIT इनकी हेल्प से। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप वहां पे बैठ के काउंट करना शुरू करोगे कि भाई MAIT ATIM MITA ऐसे कितने बन सकते हैं, नहीं। तो इसी चीज की मदद करने, इसी रीअरेंजमेंट को बताने, हमारी हेल्प करने आएंगे महारथी परम्यूटेशन जी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एक बेसिक डिफरेंस समझने महारथी कॉम्बिनेशन जी का। कॉम्बिनेशन जी है हमारे सिर्फ सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे? जैसे मान लेते हैं
मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोगों की ये क्लास है ना, चलो मान लेते हैं क्लास 11th है और इसमें अभी 40 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं। कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं? 40 स्टूडेंट। अब मैं आऊँ और मुझसे कहा गया है कि सर आपको इस क्लास में एक बच्चा मॉनिटर सेलेक्ट करना है, ठीक है। 20-20 का रेशियो है, 20 बॉय है 20 गर्ल है। चलो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि 20 बॉय हैं और 20 ही हमारे पास कितनी है, गर्ल्स हैं, ठीक है। चलो अब हमसे पूछा जाए, हमसे कहा जाए कि जैसे मुझसे कहा गया कि सर आप जाइए और किसी एक बच्चे को मॉनिटर बना दीजिए, तो मैं ऐसे ऐसे चल के जाऊंगा क्लास में और बोलूँगा कि सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को, कैसे हैं आप सभी। देखो ये तो मैं अपनी क्लास में हमेशा पूछता हूँ। फिर मैं कहूँगा कि चलो भाई एक मॉनिटर का सेलेक्ट करना है, तो मैंने ऐसे एक सबसे अच्छे प्यारे बच्चे को खड़ा किया और सपोज का नाम है सचिन, तो मैंने बोला सचिन आज से तुम क्लास के मॉनिटर हो। तो यहाँ पे जब मैं गया तो मैंने सचिन का क्या किया, सिलेक्शन किया, है ना। तो हमने उसको क्या किया, सेलेक्ट किया। तो ये केस आता है अंडर कॉम्बिनेशन, इसको हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन के अंडर में। जैसे मान लेते हैं आपने बहुत फेमस क्वेश्चन सुने होंगे कमेटी वाले, कि मतलब 5 लोगों की कमेटी बननी है और उसमें एक हेड सेलेक्ट किया जाना है। तो अब जब आप उस हेड को चुनोगे तो आप रीअरेंज थोड़ी करोगे, वहां पे तो आप सिलेक्शन करोगे ना, है ना। जैसे मान लो कमेटी बैठी थी, यहाँ पे कमेटी में 10 लोग थे, ठीक है। अब आप 10 लोगों में से किसी आप 2 लोगों को चुन के हेड बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे उन 10 में से कहोगे एक ये और दोनों लोगों को मिलके बोल दोगे ठीक है भाई आप लोग यहाँ पे हेड हो। अब देखो जो आपने ये किया, ये क्या था, सिलेक्शन था, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। जैसे हॉकी की टीम चुनी जानी है, तो मान लो वो 4 खिलाड़ी उनको नए सिलेक्ट करने हैं, 4 खिलाड़ी अभी सिलेक्ट करने, उनको 4 खिलाड़ी नए चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो टूर्नामेंट कराएंगे, एक प्लेयर की लिस्ट लेंगे और उसमें से 1 2 3 4 ये 4 लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो सिलेक्शन हो रहा है यही पढ़ा जाता है कॉम्बिनेशन के अंदर में। तो आज के बाद आपके क्वेश्चन में अगर सिलेक्शन कर रहा हो तो वो क्वेश्चन आएगा कॉम्बिनेशन के अंदर, उसको सोल्व करना होगा कॉम्बिनेशन के हेल्प से। वहीं अगर हम फिर से लौट के एक बार परमुटेशन की तरफ आए, तो जैसे अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछूं यहाँ पे परमुटेशन में, मैं आप लोगों से कहूं कि मान लेते हैं अल्फा 1 2 3 4 5 कि भाई इन 5 नंबर का यूज करके कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, हमें कितने नंबर हम बना सकते हैं। जैसे कि एक सबसे सिंपल नंबर तो हम यही बना सकते हैं 1 2 3 4 5, जिसको हम पढ़ेंगे 12,345। एक नंबर हम बना सकते हैं 2 1 3 4 5, जिसको हम पढ़ लेंगे 21,345। ऐसे करते करते हमने बना लिया मान लो 3 4 5 2 1 34,551। तो ऐसे करके हम कितने नंबर बना सकते हैं। तो अब आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया। जब आप इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो आप सेलेक्ट कर रहे हो या चीजों को रीअरेंज कर रहे हो, रीअरेंज कर रहे हो ना, रीअरेंजमेंट निकाल रहे हो ना। तो बस तो यही रीअरेंजमेंट जो आप कर रहे हो। अब मैं आपसे पूछ लूँ ऐसे करके टोटल बताओ कितने नंबर बनाए जा सकते हैं 1 2 3 4 5 की हेल्प से, तो आप कहोगे कि ये तो बहुत सारे बनेंगे, सोचना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा नहीं सोचना पड़ेगा, अभी आपको चुटकियों में निकालना सिखा दूंगा। बट अभी आप फिलहाल समझो कि हमें जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर किस चीज़ को सोल्व करना है, ठीक है। तो अगर हम कभी भी रीअरेंजमेंट की बात करेंगे, अब के बाद आपका डाउट कभी नहीं रहेगा इस चीज़ को लेके। लेकिन मेरा डाउट अभी भी बरकरार है कि मुझे बोर्ड सही से ऑपरेट करना कब तक आ पाएगा। चलो शायद आप लोगों का जेई क्लियर हो जाएगा, मैं तब भी यही कर रहा हूँ कि ये गड़बड़ हो गई, इधर हो गई, ठीक है। तो आज के बाद जब भी रीअरेंजमेंट की बात होगी तो वो परमुटेशन है, और जब भी सिलेक्शन की बात होगी तो वो कॉम्बिनेशन है। ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया। फिलहाल हम अपनी क्लास में परमुटेशन से शुरू करेंगे, इसको अलग पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन को शुरू करेंगे। इसको जब फिर से मैं शुरू कराऊंगा आपको 4-5 क्लास लगेंगी, शायद 3-4 क्लास लगेंगी परमुटेशन में, तो जब कॉम्बिनेशन कराऊंगा तो फिर से एक बार समझा दूंगा। अभी इसलिए समझाया ताकि आप लोगों को डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। चलो ये हुआ हमारे पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब चलते हैं हम इसके बाद देखने कि भाई हम रियल लाइफ में कैसे इसको यूज करते हैं या रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। तो एक बहुत बेसिक सी चीज मान के चलो, जैसे मान लो मैं ही हूं, ठीक है। तो मैं अपना नाम यहाँ पे लिख लेता हूं। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं चलेगा। तो ये तो मैं जहां पे पढ़ाता हूं वहां के लिए, इस पोर्टल के लिए तो मैं, हाँ ठीक है। चलो अब मान लेते हैं मेरे पास 3 शर्ट हैं, S1 S2 S3, ठीक है। और मान लेते हैं 2 पैंट हैं बस, पैंट 1 और पैंट 2।
अब मेरे पास टोटल ही 3 शर्ट है क्योंकि मैं गरीब इंसान हूं, और मेरे पास टोटल ही 2 पैंट है क्योंकि मैं बहुत ही गरीब इंसान हूं। अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई फंक्शन अटेंड करना है, ठीक है, पार्टी अटेंड करनी है। अब मुझे, मैं था एज ए मैथमेटिक्स पर्सन, तो मेरे को कई सारे शादी के इनविटेशन आए। तो जितने इनविटेशन आए तो मैंने सोचा कि मुझे हर जगह अलग कॉम्बिनेशन पहन के जाना है ना, अलग अलग कलर की शर्ट, अलग अलग कलर की पैंट है। तो मेरे दोस्त ने बोला यार हम कितने फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। मैंने बोला चिल कर, तेरा भाई बताएगा। कैसे बताएगा? अब अभी तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, तो भाई आपको डिटेल से बताएगा। जैसे मैंने क्या किया, शर्ट 1 चूज की और पैंट 1 चूज किया, और एक ये कॉम्बिनेशन पहन के चला गया S1P1, एक फंक्शन अटेंड हो गया। अब मेरे पास एक ऑप्शन क्या है कि मैं शर्ट 1 ही पहनूं लेकिन इसके साथ पैंट 2 पहन लूं, तो एक कॉम्बिनेशन आ गया शर्ट 1 पैंट 2, ठीक है। अब देखो ये एक अलग कॉम्बिनेशन है, शर्ट 1 पैंट 1, ये एक अलग कॉम्बिनेशन, शर्ट 1 वही, शर्ट वही है बट पैंट बदल दी, कॉम्बिनेशन अलग हो गया। हाँ अब देखो, अब मैं वर्ड यूज करूंगा कॉम्बिनेशन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले से ना। अब मैं कॉम्बिनेशन मतलब बनाना चाह रहा हूँ, यानी कि दो चीजों को मैं एक साथ कंबाइन कर रहा हूँ, तो ये कैसा दिखता है। जाते हैं ना हम लोग अक्सर शॉपिंग करने के लिए, तो जीन्स लेने के बाद या पैंट लेने के बाद उसके बाद शर्ट कहते हैं, तो बोलते से यार ये वाला कॉम्बो तो अच्छा लगा, या ये वाला कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो अगर मैं वर्ड यूज करूँ कॉम्बिनेशन, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें तो कॉम्बिनेशन वहां कहां से आ गया। नहीं, कॉम्बिनेशन का मतलब है मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्यों कहना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो, एक तो मेरे पास ये सीन था। अब एक सीन क्या है कि मैं शर्ट 2 पहनूं और पैंट 1 पहनूं, और इसकी हेल्प से मैं यहां पे लिख दूं शर्ट 2 पैंट 1। भाई ये भी एक डिफरेंट हमारे पास टाइप है पहन के जाने की, शर्ट 2 है पैंट 1 है। अब इसके बाद एक और हमारे पास है शर्ट भी 2 पैंट भी 2, ठीक है। ऐसे करके मैंने कर लिया। अब कितना कर लिया, देखो शर्ट भी 2 हो गई, पैंट भी 2 हो गई, ठीक है। चलो अब यहां से मान लेते हैं ये है हमारे पास, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें और बेहतर क्लियरिटी रहे चीज़ों को समझते हुए। अब यहां से लेते हैं शर्ट 3 पैंट 1, तो एक कॉम्बिनेशन बना शर्ट 3 पैंट 1, और इसी तरीके से एक कॉम्बिनेशन बना शर्ट 3 पैंट 2। अब इसके अलावा आप मुझे बता सकते हो कि क्या कोई और कॉम्बिनेशन बन रहा है? नहीं, इसके अलावा और कोई, आप या इसी को कहें अगर, इसके अलावा कोई और रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद मैं कुछ भी रिपीट करूंगा, वो वाले यूनिफॉर्म, वो वाला कॉम्बिनेशन मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया होगा। तो 3 शर्ट 2 पैंट की मदद से मैं रियल लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर पाया कि यार मैं टोटल 6 फंक्शन अटेंड कर सकता हूं, जहां पर मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर जगह मेरा जो कलर कॉम्बिनेशन है, मेरे जो कपड़े हैं वो अलग दिखेंगे, ठीक है। देखो कितना मेजर यूज बताया मैंने आप लोगों को रियल लाइफ में। अब आप लोग कई बार अपनी कबर्ड खोल के देखते हो ना कि घर वालों को बोलते हो कि भाई मम्मी को मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे यही सेम बात अगर मेरे बच्चे मेरे को बोलेंगे कि अरे यार पापा यार कपड़े ही नहीं है, तो मैं तुरंत उनकी सारी पैंट सारी शर्ट उठा के सारे कॉम्बिनेशन बना बोलूँगा कि भाई आप लोग अभी 43 फंक्शन अटेंड कर सकते हो, 44 किसने कह दिया नहीं है, और बस ये लगा दूंगा उनको मैथमेटिक्स, ठीक है। चलो ये तो हुआ हमारे पास जो हमने सीखा कि इसी कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए अब हमें ये जो पता था कि 3 शर्ट है 2 पैंट है, अब इसी को हम कैसे परमुटेशन की हेल्प से सोल्व करेंगे। अब हर बार तो हम ये केसेस नहीं बनाएंगे, है ना। जैसे मान लो मैं बोल दूं 10 पैंट है और 15 शर्ट है, तो अब मैं सारे कॉम्बिनेशन तो लिखने नहीं जाऊंगा कि भाई ये पॉसिबल है, ये सारे रीअरेंजमेंट लिखने तो नहीं जाऊंगा। पीछे हमने एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4 5, सारे नहीं बता पाया मैं, तो इसी सबको बताने के लिए हमारी मदद करने आएंगे महाराज परमुटेशन जी। चलो अब इतना हमें समझ में आया, आई होप इतना हमें क्लियर रहा होगा, ठीक है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो यहां से हमारे पास टोटल कितने रास्ते आते हैं? ये हमारे पास 3 रास्ते थे शर्ट चूज करने के। अब देखो रास्ते, इसमें आप बहुत कॉमन वर्ड सुनोगे कि हाउ मेनी वेज वी हैव टू सेलेक्ट, हाउ मेनी वेज वी हैव टू अरेंज द थिंग्स। तो हमारे पास कितने रास्ते थे शर्ट पहनने के। आज से बाद मैं इस तरह से रेफर करूंगा परमुटेशन में कि भाई मेरे पास कितने रास्ते थे शर्ट पहनने के। तो आप कहोगे कि भैया 3 रास्ते थे, आप शर्ट 1 पहन जाते, चाहे शर्ट 2 पहन जाते, चाहे शर्ट 3, तो बस यही 3। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई मेरे पास कितने रास्ते थे कि मैं पैंट वियर कर सकूं, तो आप बोलोगे भैया 2 थे, या तो पैंट 1 पहन जाते आप या पैंट 2, तो बस, और इन्हीं के आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो यहां से आ गया 3 2 6। तो टोटल हमारे पास 6 वेज बने, देखो 6 ही आए ना। अब यहीं पे एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछूं, यहीं पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं बिना देरी करे, कि मान लेते हैं 3 बॉय है ना एंड 2 गर्ल है। किसी कमेटी में 3 बॉय हैं और 2 गर्ल हैं, और हमें उनमें से किसी एक को क्या करना है, हेड बनाना है, ठीक है, या मॉनिटर बनाना है।
तो अब हम क्या करें, तो देखो हमारे पास कितने रास्ते हैं बॉयज को सिलेक्ट करने के, है ना। अब देखो सिलेक्शन आ गया ना, हम बॉयज को चूज कर रहे हैं, तो देखो हमारे पास कितने रास्ते हैं बॉयज को सिलेक्ट करने के, 3। हमारे पास कितने रास्ते हैं गर्ल्स को चुनने के, 2 रास्ते, यानी कि या तो हम गर्ल G1 को चुन दे कि भाई आप मॉनिटर हो, या फिर हम गर्ल G2 को चुन दे कि आप मॉनिटर हो। वेज बोलने का मतलब समझ पा रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास कितने रास्ते हैं बॉय सेलेक्ट करने के। इसका मतलब है आप इमेजिन कीजिए आपके सामने 3 बॉय खड़े हैं, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई चलो इनमें से किसी एक को मॉनिटर बना दो, तो आपके पास टोटल कितने रास्ते हैं। आप बॉय 1 को खड़ा करके बोल दो कि भैया ये मॉनिटर है, बॉय 2 को बोल दो ये मॉनिटर है, बॉय 3 को बोल दो ये मॉनिटर है। तो ये B1, B2, B3 में से किसी एक को जो आप सिलेक्ट करो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसी तरह से गर्ल्स को सिलेक्ट करने के 2 हैं। अब इनके बीच में एडिशन आएगा तो टोटल हमारे पास रास्ते कितने हो गए, 5। अब इसको अगर हम जेंडर हटा के सिर्फ ये देखें कि एक कमेटी में 5 लोग हैं, उन 5 में से किसी एक को आपको मॉनिटर या हेड बनाना था, तो कितने रास्ते थे, तो 5 में से किसी एक को आप चुनोगे और हेड बना दोगे। अब आपने छोटा सा डिफरेंस नोटिस किया, आप लोगों ने छोटा सा डिफरेंस नोटिस किया, यहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया और यहां पे मैंने एडिशन किया। अब इसका ऐसा आप कोई भी अपने मन में मिथ्या भ्रम मत बना लेना कि अगर हम परमुटेशन का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कर रहे थे रीअरेंजमेंट का तो भैया ने मल्टीप्लाई कर दिया था, और जब सिलेक्शन का करने गए तो भैया ने एडिशन कर दिया। नहीं, इसका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से कोई मतलब नहीं है कि कब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कब हम एडिशन करेंगे, ठीक है। अब ये किससे मतलब है वही मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाने वाला हूं, ठीक है। इसका मतलब होता है बच्चे हमारे पास 2 बातें होती है, एक होता है डिपेंडेंट टास्क। क्या होता है, डिपेंडेंट टास्क, और एक होता है इंडिपेंडेंट टास्क। ये सब जो हमारे लिए प्री रिक्विसाइट नॉलेज है ना, ये बहुत जरूरी है हमारे चैप्टर को डील करने के लिए, ठीक है। मैं आप लोगों को गारंटीड कह सकता हूँ, आप लोग कई बार अपने साथियों को, अपने दोस्तों को ऐसे देखेंगे कि आप परमुटेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है या मिड से ज़्यादा हो गया है, हाफ से ज़्यादा हो गया है, बट अभी भी ये नहीं समझ में आता कि कहाँ पे एडिशन करूँ, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूँ। आप विश्वास मानो, आज की जो ये मैं छोटा सा आपके लिए इंट्रोडक्शन क्लास लेके आऊँगा, इसके बाद जब थ्रू आउट द जर्नी हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो मैं हमेशा बोलूँगा देखो हमने सीख लिया था ना, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। इसलिए मैं आप लोगों को पहले सारी टर्म समझा दे रहा हूँ कि कब कैसे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलो, अब डिपेंडेंट टास्क क्या होता है, देखो डिपेंडेंट टास्क आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा ना, डीएम। इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं, मुझे पता है आप सभी लोग इसका मतलब जानते होंगे। डीएम का मतलब जानते हैं ना, बस यही हमारी मदद करने आएगा। डीएम का मतलब क्या होता है, देखो डीएम कई सारी चीज़ें होती है। जैसे आप लोग तो आजकल के एकदम नौजवान युवा हो जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ हो, इंस्टाग्राम इन सब के साथ हो, तो हम इंस्टा पे अक्सर बोलते हैं ना कि भाई डीएम मी, यानी कि डायरेक्ट मैसेज मी, ठीक है। और अगर आप डीएम समझना चाहो तो जैसे ये लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं, आईएएस बनते हैं, उन लोगों को एक पोस्ट मिलती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम की, है ना। तो आप लोग अपनी सहूलियत से वर्ड याद कर लो डीएम। क्यों याद कर लो मैं बताता हूँ। डीएम का मतलब होता है कि अगर डी का पकड़ लो, डी यानी कि अगर टास्क डिपेंडेंट है तो एम का पकड़ लो मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर आप लोग इंस्टा वाले हो तो आप इंस्टा का डीएम याद कर लो कि भाई भैया ने बोला था डीएम मतलब डिपेंडेंट टास्क, तो मल्टीप्लाई। अब बस हमें ढूंढना है कि हम कैसे पता करेंगे टास्क डिपेंडेंट है या नहीं है। देखो मैं बताता हूं, जैसे मान लो मैंने आपको कोई काम दिया, क्या काम दिया, मैंने आप लोगों को काम दिया कि यहां पे आप लोगों का स्कूल था, और मान लो कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूटर को काम दिया गया तो उसको स्कूल 1 में जाना था, स्कूल 2 में जाना था और स्कूल 3 में। उसको एक दिन में 3 स्कूलों में विजिट करना था, और उसके बाद फिर उसको मान लेते हैं कहाँ जाना था, मान लेते हैं हॉस्पिटल जाना था, लेट अस सपोज, ठीक है। तो उसको H1 हॉस्पिटल जाना था और H2 हॉस्पिटल जाना था। तो उसका काम था कि उसे पूरे दिन में एक स्कूल और एक हॉस्पिटल विजिट करना है और उसके बाद वापस अपने घर चले जाना है, ठीक है। तो अपने घर से निकलना है, एक स्कूल में जाना है और एक हॉस्पिटल में जाना है। स्कूल में जाके मान लेते हैं ऐसे कोई भी बच्चा है, ऐसे मान लेते हैं किसी बच्चे का है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक एनजीओ है जो बच्चों को सिलेक्ट कर रहा है, किसी भी स्कूल के बच्चों को, और उनको जो है हॉस्पिटल में जाके उनका रेगुलर चेकअप करा रहा है, ठीक है। तो अब देखो टास्क क्या हुआ, जैसे मुझे ये काम दिया गया तो सबसे पहले मेरे पास स्कूल चूज करने के कितने रास्ते हैं, ये चीज हम सीख चुके हैं। हमारे पास स्कूल चूज करने के 3 रास्ते हैं। कौन से 3 रास्ते हैं कि भाई मैं सुबह में उठा और मैं उठ के सोचूं कि स्कूल S1 जाऊं कि S2 जाऊं कि S3 जाऊं, तो इन तीनों में से मैं किसी भी एक स्कूल जा सकता हूं। तो मेरे पास टोटल कितने रास्ते हैं,
मैं तीनों में से कोई भी एक चूज कर लूँ, तो मेरे पास टोटल 3 रास्ते हैं स्कूल चूज करने के। अब देखो उसके बाद मैंने मान लो स्कूल 2 पकड़ लिया कि चलो भाई आज स्कूल 2 के बच्चों को लेके जाते हैं। अब स्कूल 2 के बच्चों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास काम है कि मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई H1 मेरे से कितना दूर है, H2 कितना दूर है। तो मैंने देखा कि H1 मुझे पास पड़ रहा है, तो मैंने स्कूल चूज करने के बाद हॉस्पिटल चूज करने के कितने रास्ते हैं मेरे पास? 2। या तो मैं हॉस्पिटल H1 चूज करूँ या मैं हॉस्पिटल H2 चूज करूँ। अब इनके बीच में होगा मल्टीप्लाई और टोटल मेरे पास रास्ते आ जाएंगे 6। ऐसा कैसे हुआ? इसलिए हुआ, देखो यहां पे टास्क डिपेंडेंट था। डिपेंडेंट का मतलब ही आप लोग समझते होंगे जब एक दूसरे पे चीजें निर्भर रहें। अगर मेरा जो मुझे टास्क दिया गया था वो टास्क क्या था? वो टास्क था कि आपको स्कूल के बच्चों को हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाना है और फिर अपने घर चले जाना है। तो जब तक मैंने स्कूल को सेलेक्ट किया, क्या मेरा काम खत्म माना जाएगा? भाई मैंने जो है स्कूल सेलेक्ट कर लिया, मैं स्कूल S2 पहुंच गया और मैंने S2 के बच्चों को बस में बिठा लिया, पर उन्हें लेके कहीं नहीं गया, बस वहीं बिठाए रखा। तो क्या मेरा टास्क खत्म माना जाएगा? नहीं। मेरा टास्क कब खत्म माना जाएगा? जब मैं स्कूल चूज करने के बाद हॉस्पिटल भी बच्चों को विजिट करा दूं, तब मेरा माना जाएगा कि हाँ मैंने अपना काम खत्म कर दिया है। तो अब जैसे मान लो यही सेम चीज अब ऐसे भी हो सकता था कि मैं पहले हॉस्पिटल चूज कर लूं कि भाई मैं तो H2 में विजिट कराऊंगा बच्चों को, ठीक है। अब मैंने हॉस्पिटल चूज कर लिया बट स्कूल चूज नहीं करता, बस हॉस्पिटल सेलेक्ट करके बैठ गया। हॉस्पिटल को फोन कर दिया कि जी ठीक है मैं 11 बजे आऊंगा आपके पास चेकअप के लिए, इतने आप जो है इंस्ट्रूमेंट या इतनी जो सेटअप है वो सब तैयार रखिएगा। अब बच्चों को लेके पहुंचा ही नहीं। तो कोई मेरे से अगर शाम को पूछेगा कि भाई आज का काम कंप्लीट हो गया, तो मैं उसको कह सकता हूं? नहीं कह सकता ना कि नहीं हुआ मेरा आज का काम कंप्लीट। तो बस जब दोनों टास्क एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो, जब तक काम खत्म नहीं हुआ हो, तब तक हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो टास्क डिपेंडेंट यानी कि मल्टीप्लाई। अब इसी तरह से हमारे पास आता है इंडिपेंडेंट टास्क। तो जब इंडिपेंडेंट टास्क आता है तो हम लोग एडिशन करते हैं। अब इंडिपेंडेंट टास्क क्या होता है? अब देखो इंडिपेंडेंट टास्क बहुत आसान है। इंडिपेंडेंट यानी कि जब दोनों ही काम एक दूसरे पे निर्भर नहीं कर रहे हो, यानी कि आप चाहे ये वाला काम करो चाहे ये वाला काम करो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जैसे अब मान लेते हैं कि कोई पेशेंट है, ठीक है, कोई मरीज है, उसके पास 3 टैबलेट हैं, टैबलेट 1, टैबलेट 2, टैबलेट 3, और मान लेते हैं 3 टैबलेट और 2 इंजेक्शन है, I1 I2, ठीक है। अब जो उसको बीमारी हुई थी, डॉक्टर ने बोला कि आपके पास रास्ते हैं, या तो आप इनमें से कोई एक टैबलेट ले लो या फिर इनमें से कोई इंजेक्शन लगवा लो, ठीक है। पांचों ही उस मेडिसिन उस बीमारी की मेडिसिन हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर चॉइस है कि आपको टैबलेट चूज करनी है, आपके ऊपर चॉइस है कि आपको क्या करना है, इंजेक्शन लगवाना है, ठीक है। अब देखो टास्क क्या हुआ, भाई डॉक्टर देगा तो कोई एक ऐसा तो है नहीं कि एक ही बीमारी के लिए 2 मेडिसिन दे देगा। भाई T1 भी इसी बीमारी के, T2 भी उसी बीमारी के, बट दूसरी कंपनी के, तो थोड़े दोनों एक साथ लिख देगा, या T1 भी लगा देगा इंजेक्शन भी लगा देगा, ऐसा तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे टास्क क्या है, यहाँ पे टास्क है कि हमें पेशेंट को सही करना है। तो हम अगर उसे टैबलेट देना चाहें तो टोटल हमारे पास 3 रास्ते हैं। अगर हम उसे इंजेक्शन देना चाहें तो टोटल हमारे पास 2 रास्ते हैं। लेकिन क्या ये टास्क डिपेंडेंट है एक दूसरे पे? अब मान के चलो मैं ही हूं, मैंने टैबलेट T1 ली, मैंने बोला सर मैं टैबलेट T1 दे दो, ये मेरे स्टोर पे मिल रही है, मैं इसको लेके खा लूंगा। अब मैंने T1 ली और खा ली, मैं ठीक हो गया, काम खत्म। अब ये थोड़ी है T1 के बाद मैं इंजेक्शन भी लगवाने जाऊंगा, नहीं नहीं भाई, ये पांचों ही एक बीमारी के थे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे टास्क कैसा है, इंडिपेंडेंट है। अगर मैं सिर्फ टैबलेट खा लूं तो मैं ठीक हो गया, या अगर मैं सिर्फ इंजेक्शन लगवा लूं तो भी मैं ठीक हो गया। दोनों ही टास्क इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट है इसलिए इसके बीच में एडिशन लगा के हम बोलेंगे टोटल मेरे पास 5 रास्ते हैं। अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि 5 दवाइयां रखी थी मेरी बीमारी को ठीक करने की, मैं कितने तरीके से ठीक हो सकता हूं? 5 तरीके से। मैं किसी भी जो मेरी एंटी डोज है, जो भी मेरी डोज है, जो भी मेरी दवाई है, मैं उसको खाता हूं और खा के ठीक हो जाता हूं। अब ऐसा तो नहीं है ना, जैसे मान लेते हैं एक पैरासीटामोल है और एक वो कौन सी होती है सर दर्द की, सैराडोन है, 2 अलग अलग गोली हैं। आपके सर में दर्द हुआ, आपने पैरासीटामोल या डोलो भी खा ली और इधर से सैराडोन भी खा ली, और फिर तीसरी किसी एक डॉक्टर ने और बताई थी कि ये भी सर दर्द की, आपने वो भी खा ली। ऐसे तो नहीं करते ना, आप तीनों में से कोई एक खा लोगे और जैसे ही खा लोगे आपको आराम आ जाएगा। तो बस यही तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाना चाहा था। अब चलते हैं एक स्लाइड पीछे। अब देखो जब मैंने यहाँ पे ये शर्ट और पैंट का कॉम्बिनेशन लिया था, तो देखो ये टास्क डिपेंडेंट था कि इंडिपेंडेंट था? डिपेंडेंट था भाई। अब मान लो भैया फंक्शन में जा रहे हैं, भैया ने शर्ट S1 पहन ली, पैंट ही ना पहनी, तो खाली शर्ट पहन के थोड़ी पहुंच जाऊंगा। हाँ, खाली शर्ट पहन के मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग में आया था क्योंकि इतना ही हिस्सा आता है, ठीक है।
तो फिर चल जाता है, लेकिन फंक्शन में थोड़ी जाऊंगा भाई, है ना। या फिर आपने बोला कि भैया जो है सिर्फ पैंट P2 पहन के चले गए, भाई मैंने पैंट पहनी P2 और बस जल्दी तैयार हुआ चला गया, शर्ट पहनी ही नहीं, ऐसा हो सकता है? मेरा टास्क खत्म हुआ, अब सब लोग हंसेंगे वहां पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया कि भाई 3 रास्ते हैं शर्ट चूज करने के, 2 रास्ते हैं पैंट चूज करने के, और जब तक आप दोनों नहीं करोगे तब तक आपका काम खत्म नहीं है, तब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं है। तो ये कैसा टास्क हुए थे? ये दोनों डिपेंडेंट टास्क थे, डिपेंडेंट टास्क थे, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई आया था, है ना। अब देखो इसी तरह से अगर मैं इधर देखूं, यहां पे 3 बॉयज थे, 2 गर्ल्स थी। अब मुझे क्या करना था? एक मॉनिटर बनाना था। तो मेरे पास 3 रास्ते थे बॉय चूज करने के, 2 रास्ते थे गर्ल चूज करने के। अब ये दोनों ही टास्क जो है, या तो बॉय चूज करना है, गर्ल चूज करना, इंडिपेंडेंट है। क्यों? जैसे ही मैं गया क्लास में और मैंने 3 लड़कों में से इसको समीर को खड़ा किया और बोल दिया मॉनिटर है, इमीडिएटली मेरा टास्क खत्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं है मैं अब गर्ल चूज करूं ना करूं, क्योंकि मुझे तो एक बंदा चूज करना था। या मैं क्लास में गया और मैंने से जानवी को खड़ा किया और बोला कि बेटा आप आज से मॉनिटर हो या आप आज से हेड हो, तो बस जैसे ही मैंने जानवी को बोला मेरा टास्क वहीं खत्म हो गया। तो बॉय का सेलेक्ट होना गर्ल्स के सेलेक्ट होने पर डिपेंड नहीं कर रहा, या गर्ल्स का सेलेक्ट होना बॉय के सेलेक्ट होने पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये कैसे टास्क हुए? ये इंडिपेंडेंट टास्क हुए, इसलिए हमने इसके बीच में क्या लगाया? एडिशन लगाया। जस्ट 1 सेकेंड, इसलिए हमने इसके बीच में क्या लगाया? एडिशन लगाया। तो ये है डिपेंडेंट टास्क, इंडिपेंडेंट टास्क। अब चलते हैं जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन अपने सामने उठाया था, अमित वाला। अगर मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछूं कि भाई जो ये अमित था, इसके नाम के अल्फाबेट्स को रीअरेंज करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं, तो आओ देखो कितने बना सकते हैं हम। ये था AMIT, तो मतलब बेसिकली मेरे पास टोटल 4 प्लेसेस हैं, है ना। टोटल मेरे पास कितने प्लेस हैं? 4 प्लेस हैं, जिनको मुझे यहाँ पे फिल करना है। अभी देखो इसमें एक वर्ड होता है रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड, उसको हम सीखेंगे थोड़ा नेक्स्ट क्लास में। रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड क्या होता है? हमेशा तो वो आपके क्वेश्चन में मेंशन करेगा, ठीक है। अगर उसमें मेंशन नहीं किया है तो मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ अगर मेंशन कर दिया है रिपीटेशन अलाउड तो फिर तो बात ही खत्म। नहीं है तो हमेशा मान के चलेंगे नहीं अलाउड है। अब मुझे क्वेश्चन है कि इन 4 अल्फाबेट का यूज करके मैं कितने वर्ड बना सकता हूं। मैंने कुछ नहीं बोला, तो यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। चलो अब जैसे इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास टोटल कितने रास्ते हैं? इस वाले प्लेस को फिल करने के कितने रास्ते हैं मेरे पास? टोटल 4 रास्ते हैं। या तो मैं इस प्लेस पे A फिल कर दूं, या मैं इस प्लेस पे M फिल कर दूं, या I फिल कर दूं, या फिर T फिल कर दूं। इन चारों में से कोई भी एक अल्फाबेट मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूं। तो मेरे पास टोटल कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते हैं, ठीक है। अब सपोज करो आपने M पिक कर लिया, तो M कर लिया तो यानी कि यहां पे M आ गया, तो M अब कट गया क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अब मैं गया इस वाले प्लेस को फिल करने। अब इस प्लेस को फिल करने के आपके पास कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं, क्योंकि 4 रास्ते जब आपने कहे तो आपने कोई एक अल्फाबेट यहाँ पे रख दिया। तो जैसे मैंने सपोज M रखा, तो फिर मैंने M को इसलिए हटा दिया। अभी मैं यहाँ पे क्या क्या फिल कर सकता हूँ? या तो T फिल कर सकता हूँ, या A फिल कर सकता हूँ, या I फिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं इसको फिल करने के। चलो मान लो मैंने A फिल कर दिया। इसी तरह से इस प्लेस को फिल करने के कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं। मान लेते हैं मैंने I फिल कर दिया यहाँ पे, तो अब इस प्लेस को फिल करने का कितना रास्ता है? एक ही रास्ता है, यहाँ पे आ गया T। तो टोटल अमित से मैं कितने अल्फाबेट से, अमित के अल्फाबेट से कितने वर्ड बना सकता हूं? इस प्लेस को फिल किया मैंने 4 लेके, 4 तरीके से, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 1 से। अब बताओ क्या ये टास्क डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? बताओ सोच के, ये टास्क डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? ऑब्वियसली डिपेंडेंट है भाई। अगर आपने सिर्फ इतना भरा होता, सिर्फ ये 4 प्लेस पे भरा होता, तो इन तीनों को नहीं भरा होता, तो क्या काम कंप्लीट माना जाता? नहीं। मान लो आपने पहले 2 प्लेस भरे होते और फिर नहीं भरा होता, काम कंप्लीट माना जाएगा? नहीं। मान लो आपने पहले 3 भरे हो, सिर्फ MIT ये भर दिया और चौथा प्लेस भरा ही ना हो, तो काम कंप्लीट माना जाएगा आपका? नहीं। तो इसलिए क्योंकि ये चारों ही एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, दिस इज अ डिपेंडेंट टास्क, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई, और वी विल से 4 या 12 दूनी 24। तो ऐसे जो ये मैं कॉम्बिनेशन बना रहा था, ऐसे टोटल 24 कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। ऐसे 24 रीअरेंजमेंट पॉसिबल हैं अल्फाबेट AMIT अमित को लेकर। समझ में आया? ठीक है। जैसे हम ये काउंट करते हैं 1 2 3 4, ऐसे हम 24 बना सकते हैं। ये मुझे बताया परमुटेशन ने। अभी तक हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, हम सिंपल पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बिल्कुल स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि इसी को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने यही देखा था 1 2 3 4 5 वाला,
ठीक है। अब मैंने कहा था 5 डिजिट के आपको बनाने, तो 1 2 3 4 5, मैंने 5 डिजिट ले ली। अब इन 1 2 3 4 5 की हेल्प से मुझे नंबर बनाए थे 5 डिजिट के। इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने रास्ते हैं? 5 रास्ते हैं। मैं 1 2 3 4 5 में से कुछ भी फिक्स कर दूं। फेस प्लेस को भरने के 4 वेज हैं, इसको फिल करने के 3 वेज, समझ पाओ ना। 5 वेज है, मान लो पहले मैंने 4 पिक कर दिया तो 4 हट जाएगा। फिर अब मैं 1 2 3 5 इनमें से कोई एक यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। सपोज मैंने 5 कर दिया तो ये हट जाएगा। अब इस प्लेस पे मैं 3 1 2 3 में से कुछ पुट कर सकता हूँ। सपोज मैंने 2 कर दिया तो अब इस प्लेस को फिल करने के कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं। 1 3 में से कोई एक, मान लो मैंने 3 कर दिया तो अब इस प्लेस को फिल करने कितने रास्ते हैं? 1 रास्ता है। अब क्या ये टास्क डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? ऑब्वियसली डिपेंडेंट टास्क है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 + 20 या 60 दूनी 120। तो 1 2 3 4 5 इन 5 नंबर से लेके 5 डिजिट के 120 नंबर बनाए जा सकते हैं। 120 प्रॉपर रीअरेंजमेंट पॉसिबल्स हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आए। जैसे मान लेते हैं ये एक हॉल है। क्या है? हॉल है, और इस हॉल में टोटल 5 गेट हैं। ये टोटल 5 गेट है। अब मैं आप लोगों से बोलूँ कि आपका टास्क है कि आपको हॉल के अंदर जाना है, और जिस गेट से आप अंदर गए हो उस गेट से बाहर नहीं आना है। ठीक है, यू नीड टू एंटर इनटू द हॉल, बट व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द एग्जिट, जब आप एग्जिट लेने जा रहे होंगे तो यू कैन नॉट यूज द गेट, द सेम गेट दैट यू हैव चूजन व्हाइल यू वाज टेकिंग द एंट्री। समझ में आया? तो जब आप एग्जिट करेंगे तो उस गेट से एग्जिट नहीं करेंगे जिससे आपने एंट्री की थी। जैसे मान लेते हैं गेट G1 है, ये गेट G2 है, ये गेट G3 है, ये गेट G4 है, ये गेट G5 है। मान लो आपने G3 गेट से एंट्री की, तो एंट्री करके अब आप अंदर पहुंच गए हॉल के। अब कंडीशन है कि आप G3 से एग्जिट नहीं कर सकते। जिस गेट से आपने एंट्री की उस गेट से आप एग्जिट नहीं कर सकते। तो बताओ आप टोटल कितने तरीके से बाहर आ सकते हो? ये मेरा क्वेश्चन है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले अंदर जाने के टोटल कितने रास्ते हैं? 5 रास्ते हैं। आप G1 से जाओ, G2 से जाओ, G3 से जाओ, G4 से जाओ, G5 से जाओ। सपोज करो आप G5 से गए, तो आपने से मेट्रो में भी होता है ना, मेट्रो में 4 गेट होता है, 1 2 3 4 5, कई स्टेशन के ज़्यादा भी होते हैं, कई स्टेशन के 3 ही होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप तीनों में से किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हो। टोटल कितने रास्ते हैं आपके पास? 3 रास्ते हैं। तो अब इस हॉल में जाने के कितने रास्ते? 5 रास्ते। सपोज करो आप G5 से अंदर एंटर कर गए, ये G5 से आप अंदर एंटर कर गए। ठीक है, अब आप एंटर करके अंदर हॉल के पहुंच गए। अब आपने हॉल में सब देख लिया, मूवी देख ली, सब खत्म हो गया। अब बाहर निकलना था, बट कंडीशन क्या थी कि जिस गेट से आप आए थे अब उस गेट से बाहर नहीं निकल सकते। तो इसका मतलब आपके पास अब कितने रास्ते हैं? आप G1 से एग्जिट कर सकते हो, G2 से कर सकते हो, G3 से कर सकते हो, G4 से कर सकते हो। तो एग्जिट मान लो आपने G2 से कर दिया, तो टोटल आपके पास कितने रास्ते थे? 4 रास्ते थे। अब ये टास्क जो था ये डिपेंडेंट टास्क है। 5 और 4 वाला जो आपने लिखा है इंडिपेंडेंट टास्क है। ऑब्वियसली डिपेंडेंट टास्क है। कैसे? मान लो आप हॉल में गए और फिर बाहर ही ना निकले, काम खत्म माना जाएगा? नहीं। और बिना अंदर जाए तो बाहर आने की बात कर ही नहीं सकते। तो जो ये 5 वेज हैं ये आपको हॉल के अंदर जाने के हैं, और ये 4 वेज हैं हॉल से बाहर आने के। मान लो आप 5 में से कोई एक रास्ता चूज करके अंदर तो चले गए, बट अब बाहर नहीं आ रहे। अब बाहर नहीं आए तो काम खत्म माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो ये कैसा टास्क है? डिपेंडेंट टास्क है। तो इसलिए यहाँ पे कितना आएगा? 5 × 20। तो टोटल आपके पास 20 रास्ते हैं। जैसे कि आपने G5 से एंट्री ली, ये मान लो ये आपका एंट्री है, और ये मान लो आपका एग्जिट है, और आपने जैसे मैंने भी बताया G2 से कर दिया। ऐसे मान लो आपने G1 से एंट्री ली, G2 से एग्जिट कर दिया। मान लो आपने G3 से एंट्री ली, G2 से एग्जिट कर दिया। मान लो आपने G4 से एंट्री ली, G2 से एग्जिट कर दिया। ये बन गए 4 केस। अब इसी तरीके से अब G1 से एग्जिट कराते हैं। तो आपने G5 से एंट्री ली, G1 से एग्जिट कर दिया। G4 से एंट्री ली, G1 से एग्जिट कर दिया। G3 से एंट्री ली, G1 से एग्जिट कर दिया। G2 से एंट्री ली, G1 से एग्जिट कर दिया। ठीक है, ये सब रास्ते बता रहा हूँ मैं आपको जो हमने 20 गिने हैं। ऐसे करके देखो, 4 इससे मिले, 4 G1 से मिले, ऐसे ही 4 G3 के एग्जिट से मिल जाएंगे, 4 G4 के एग्जिट से और 4 G5 के एग्जिट से। तो 4 × 5 = 20, टोटल 20 रास्ते हैं। लेट अस सपोज आपने ये वाला रास्ता चूज किया होता कि आप G3 से अंदर गए और G2 से बाहर निकल गए। ठीक है, तो यही सब रीअरेंजमेंट हमें बताता है, हमारी मदद करता है परम्यूटेशन समझने में। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। हमने सीखा कि परम्यूटेशन क्या होता है, रीअरेंजमेंट। अगर मैं एक लाइन में समझाऊं आप लोगों को कि हमने आज की क्लास में क्या सीखा है, तो हमने सीखा है परम्यूटेशन। आज के बाद हम जब भी परम्यूटेशन वर्ड सुनेंगे तो हम एकदम अपने दिमाग में ले आएंगे इसका ऑल्टरनेट रीअरेंजमेंट। यानी कि अगर परम्यूटेशन की बात है तो रीअरेंजमेंट हो रहा होगा, और रीअरेंजमेंट हो रहा है तो परम्यूटेशन की बात है। और वहीं अगर हम कॉम्बिनेशन वर्ड
यूज करना चाह रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन मतलब हम किसी ना किसी को सेलेक्ट करने वाले हैं, कुछ ना कुछ सिलेक्शन होने वाला है, और अगर सिलेक्शन हो रहा है तो इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन का जिक्र है। फिर हमने एक चीज सीखी कि टास्क डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। तो ये होते हैं डिपेंडेंट टास्क और ये हो गए मान लो इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट टास्क यानी कि जब कोई काम m तरीके से हो सके, दूसरा काम n तरीके से हो सके और तीसरा काम p तरीके से हो सके, और ये तीनों ही काम एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो। जब तक ये तीनों नहीं हो आपका काम खत्म नहीं माना जाएगा। तो ये कितने हैं, इनके बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ऐसे हमें पता लग जाएगा कि कितने तरीके से काम हो सकता है। इंडिपेंडेंट टास्क, कोई काम m तरीके से होता हो, ठीक है, कोई काम n तरीके से होता हो, कोई काम p तरीके से होता हो, और तीनों काम एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हो, तीनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम है, ठीक है। तो जब टास्क इंडिपेंडेंट होगा तो उनके बीच में क्या लग जाएगा, एडिशन लग जाएगा, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास को यहीं पे करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली एनपीआर, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है, तो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एडिशन, कैसे हम लोग एनपीआर यूज करते हैं, एनपीआर क्या है, कितने ऑब्जेक्ट्स में से कितनों को सिलेक्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चंस करते हैं, रिपीटिशन अलाउड होता है तो क्या हो जाता है, कई बार हम वोवल्स को एक साथ लेते हैं, तो सारे डिफरेंट तरह के हम क्वेश्चन करेंगे। और आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।